मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा सैनी है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ MGP 13 2018 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर सोल्ड। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था। अब ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो रही है, पार्ट 2 है। देखिए क्वेश्चन है, वैश्विक नागरिक समाज क्या है, उसके दार्शनिक मूल का विश्लेषण कीजिए। आंसर है कि यह माना जाता है कि वैश्विक नागरिक समाज का उदय कब हुआ था, 1980 के दशक में हुआ था। फिर बोल रहे हैं कि वैश्विक नागरिक समाज का अर्थ क्या है। मैं बताती हूँ इसमें वैश्विक नागरिक समाज का अर्थ है, नागरिक समाज की जो पुरानी भाषा थी ना, मध्य पूर्व यूरोप में सेना द्वारा कुचल दी गई थी, अब उसका पुनर्जीवन हुआ है। इसके बाद नागरिक समाज निम्न घटनाओं से प्रभावित हुआ। वैश्विक नागरिक समाज का संबंध किससे है, लिप्तता और मानसिकता से है। अब कह रहे हैं दार्शनिक मूल का विश्लेषण। किन के अनुसार वैश्विक नागरिक समाज का उदय सार्वजनिक मानसिकता वाले बुद्धिजीवियों में सरोकारों की 7 धाराओं से मिलकर हुआ है। कह रहा है किन ये बोलता है कि वैश्विक नागरिक समाज का उदय कैसे हुआ है, सार्वजनिक मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे मिलकर 7 धाराओं से मिलकर बना हुआ है। वैश्विक नागरिक समाज निम्न तत्वों से प्रभावित हुआ। किस किस से? संचार के नए साधनों का क्रांतिकारी प्रभाव, नागरिक समाज के संदर्भ में नई जागरूकता, शांति परिस्थितिकी आंदोलन द्वारा प्रेरणा, एक नई वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था का उदय, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नव उदारवादी व्यवस्था में तेजी से विकास, असभ्य युद्धों की शुरुआत, ये सारी जो है इनसे वैश्विक नागरिक समाज प्रभावित हुआ। आगे बोलते हैं, वैश्विक स्तर पर नागरिक समाज संगठनों का उभार कामगार संघों से लेकर धार्मिक संगठनों तक हुआ। कहाँ तक हुआ? उभार कामगार संघों से लेकर धार्मिक संगठनों तक हुआ। आगे कह रहे हैं, वैश्विक स्तर पर नागरिक समाज संगठनों का उभार कामगार संघों से लेकर धार्मिक संगठनों तक हुआ। कह रहा है धार्मिक संगठन कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, ग्रीन पीस, ये सारे धार्मिक संगठन हैं। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण संगठन थे वो क्या थे? वो हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तथा बारूदी सुरंगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान। ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट थे जो वर्तमान में थे। इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। कह रहा है कि वैश्विक नागरिक समाज की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। वैश्विक नागरिक समाज कई संगठनों से मिलकर बनता है, जिसमें से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? NGOs होते हैं, जो हमारे गैर सरकारी संगठन होते हैं, वे सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किन का मानना है, किन जो लेखक है उसका मानना है कि वैश्विक नागरिक समाज का अभी भी उद्विकास हो रहा है, मतलब अभी भी वो तरक्की कर रहा है। वैश्विक नागरिक समाज एक ऐसा समाज है जो एक खुले नागरिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, कि नागरिकों के खुले विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक नागरिक समाज का महत्व इसके लोकतांत्रिक बनने की क्षमता पर निर्भर करता है, कि ये कब पूरी तरीके से लोकतांत्रिक में बन जाएगा, उस तरीके से उस बात पर निर्भर करता है। कुछ सामाजिक आंदोलन हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं वो। वैश्विक नागरिक समाज के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित आंदोलन, मानवाधिकार से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर कह रहा है कि रेड क्रॉस जो लेखक है उसकी नीति में बता रहा है कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति तथा दास्ता विरोधी समिति जैसे कि NGOs काफ़ी पहले से विद्यमान है। मतलब NGOs स्टार्टिंग में आ गए थे, पर धीरे धीरे इनकी तरक्की हुई, धीरे धीरे ये बहुत विस्तृत हो गए हैं और इनकी संख्या भी बढ़ गई है। परंतु 1990 के दशक में इसका ज़्यादा विस्तार हुआ। कह रहे हैं कि वैश्विक नागरिक समाज के अंतर्गत निम्न शामिल है। क्या क्या है? कुटुंब, परिवार, यानी एक परिवार सम्मिलित है इसके अंतर्गत। लाभ प्रदान करने वाला कारोबार जो काम करता है अपने लाभ प्रदान के लिए। अलाभकारी NGOs, गठबंधन, सामाजिक आंदोलन, भाषाई समुदाय तथा सांस्कृतिक पहचान, ये सारी इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है? वैश्विक नागरिक समाज के अंतर्गत फांसीवाद आता है, मीडिया, व्यक्तित्व, विभिन्न प्रकार की दान देने वाली संस्थाएं, जो NGOs जो दान करने वाली संस्थाएं होती है, नीतियों बनाने वाले लोग, अभियान चलाने वाले समूह, श्रमिक संगठन, खेल संगठन, इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब कह रहे हैं कि विश्व सामाजिक मंच का प्रथम सम्मेलन ब्राज़ील के पोर्ट में हुआ था। इस सम्मेलन में भूमिहीन किसानों के समूह थे, विभिन्न श्रमिकों संघों तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लगभग 20,000 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये वैश्विक नागरिक समाज इसी से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा जो पुटअप किया हुआ है, इसमें वो क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारा, और मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है।
वो क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा हुआ है हमसे ये क्वेश्चन कि व्यक्तिगत पहल और स्वायत्तता पर गांधी जी के विचार बताने कि स्वायत्तता पर गांधी जी के क्या विचार थे। स्वायत्तता यानी स्वयं का शासन, स्वयं का राज, इसमें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि गांधी जी की अवधारणा थी, गांधी जी इस बात पर विश्वास रखते थे कि समाज का आधार जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का कल्याण हो जाए तो समाज का भी कल्याण हो जाएगा और व्यक्ति स्वशासी होना चाहिए, वो खुद शासन करे। कह रहा है कि गांधी जी ने आधुनिक राज्य संगठन पर अपना संदेह प्रकट किया। उसने बोला कि जो आज के टाइम पे जो राज्य चल रहा है इस पर अपना उसने डाउट प्रकट किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक सर्वशक्तिशाली राज्य की आवश्यकता को न लेकर न केवल अस्वीकार करते थे बल्कि खारिज भी करते थे। वे कहते थे कि भाई राज्य का शक्तिशाली होना ज़रूरी नहीं है, आदमी की भी उतनी इम्पोर्टेंस होनी ज़रूरी है। उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, व्यक्ति सर्वोपरि विचार है, कि व्यक्ति का विचार सर्वोपरि है। गांधी जी बोलते हैं कि समाज में व्यक्ति का महत्व ही नहीं रहा तो समाज क्या करेगा, समाज कैसे बचेगा जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा। तो उसने बोला कि गांधी जी ये मानते हैं कि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। मैं इसी बात की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी इच्छा से वह कार्य कर सके, समाज में रिलेटेड अपने कार्यों को समर्पित कर सके। फिर कह रहे हैं यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से ही समाज के कार्यों में समर्पित करेगा, किसी को बलपूर्वक हम किसी के प्रति बाध्य नहीं कर सकते कि वह समाज के लिए कार्य करे, तो यह एक स्वचालन बन जाता है। अगर कोई बलपूर्वक काम करवाता है किसी से तो उसको स्वचालन बोला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज का विनाश होना निश्चित है। यदि समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारता है तो वह एक विकसित समाज कभी नहीं बन सकता। ये गांधी जी का मानना था। जो लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते हैं तो वे स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते हैं तो वे स्वयं की स्वतंत्रता में भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये गांधी जी का मानना था। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। THN ग्रीन के व्यक्तिवाद में गांधी जी के व्यक्तिवाद में काफ़ी समानता है कि THN जो कहते हैं वो अलग कहते हैं और गांधी जी अलग बोलते हैं। TH ग्रीन 19वीं शताब्दी के अंग्रेज के आदर्शवादी थे, जो अंग्रेजों के आदर्शवादी थे। व्यक्तिवाद के अंतर्गत गांधी एवं ग्रीन ने स्वतंत्रता का विश्लेषण किया। इन दोनों ने स्वतंत्रता पर बल दिया। एक स्वतंत्र व्यक्ति आसानी से दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं हो सकता है। यही बात विभिन्न देशों पर भी लागू होती है। गांधी जी की स्वतंत्रता समानता स्वशासन से है। गांधी जी कहते हैं कि स्वयं का शासन होना चाहिए। स्वशासन का अर्थ है दूसरे के प्रति व्यक्ति के दायित्वों का ऐच्छिक आंतरिकरण, यानी कि हम दूसरों को अपनी इच्छा नहीं थोप सकते, अपनी इच्छा से हम अपने कार्य को करें। यदि सामाजिक प्रबंध के प्रति ऐच्छिक समर्पण किया जाता है तो व्यक्ति के साथ साथ उस समाज को भी वह संपन्न करेगा जिसमें वह रहते हैं, उस समाज का भी वो कल्याण करेगा व्यक्ति। गांधी जी मानते हैं कि समाज व्यक्तियों से बना हुआ है। यदि समाज में व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है तो वह समाज कभी विकसित नहीं हो सकता। अगर समाज में व्यक्तियों की अवहेलना की जाएगी तो वह समाज कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो यही कह रहे हैं कि, और ये बोलते हैं कि सामाजिक विकास जो है वो व्यक्ति इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि उसके अंतर्गत वो लोग रहते हैं। तो फिर आगे बता रहे हैं इसमें कि समाज अपूर्ण रह जाता है अगर व्यक्ति की इसमें स्वतंत्रता ना हो तो। गांधी जी मानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि यह एक नैतिक व्यक्ति भी होता है जो अपनी नैतिक से कार्य करता है। अहिंसक तरीके से काम करेगा तो हम संघर्ष को भी समाप्त कर सकते हैं और लोगों की भलाई भी कर सकते हैं। कह रहे हैं गांधी जी ने अपनी नैतिकता का वाहन किया है। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा का ही पालन करते थे, लोगों को भी उन नियमों पर चलने के लिए बोलते थे। इनकी सत्य और अहिंसा की जो संरक्षण के माध्यम से संबंध ये काफ़ी अच्छे से स्थापित कर लेते थे एक दूसरे के प्रति। गांधी जी स्वतंत्रता का आधार अहिंसा को मानते थे, ठीक है। और डोल्टन आगे कहता है कि गांधी जी अहिंसा के प्रति अपनी वचनबद्धता में व्यक्ति की सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता की बलि नहीं देते थे। मतलब वो कह रहे हैं कि व्यक्ति की सामाजिक रूप से बलि नहीं देते थे गांधी जी अहिंसा के रूप में। वो कहते थे कि गांधी जी ने स्वायत्तता की धारणा में व्यक्तिवाद को निहित माना है। गांधी जी का व्यक्तिवाद शक्ति तथा सत्ता संबंधी मत से उत्पन्न हुआ है। अब गांधी जी व्यक्तिवाद को राज्य में भी देखते हैं, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं और व्यक्ति में भी देखते हैं। तो गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का भार स्वयं ढो सकता है, स्वयं ढोना भी चाहिए, उसको किसी के प्रति निर्भर नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने मानव सम्मान और मूल्य को आंतरिक वस्तु माना है। गांधी जी अस्पृश्यता और उपनिवेशवाद की कड़ी निंदा करते हैं। मज़ेदार की बात यह है कि मानव सम्मान का उन्मूलन करने वाले, दमन करने वाले कारकों के बीच गांधी जी को भारतीय परंपरा में ही दिखाई देते हैं। कहते हैं कि गांधी जी की भारत में इतनी ज़्यादा कूटनीति, इतनी ज़्यादा अंधविश्वास है, इसी कारण से भारत जो है आज गुलाम बना है। अगर भारत समझदार होता, इसमें अंधविश्वासों की कमी, अंधविश्वास नहीं होता तो आज भारत गुलाम भी नहीं बनता। कह रहा है खासकर हिंदू धर्म में सुधरने की आवश्यकता है। महिलाओं, पिछड़ी जातियों, अस्पृश्यता के प्रति असमानता, भेदभावपूर्ण व्यवहार, इन्हीं के कारण जो गांधी जी कह रहे हैं कि भारत गुलाम बना। गांधी जी की दृष्टि में व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि वह नैतिकता से कर्म करे अपना, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, नैतिक मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग से होना चाहिए उसको। गांधी जी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वर्षों से हिंसा से दूर रहना चाहिए। गांधी जी ने जिस व्यक्ति को स्वायत्त माना है
एक सामाजिक व्यक्ति भी है वह, जो समुदाय में कभी भी अलग नहीं होता है वह समुदाय से। गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हैं कि वह अपने अतिरिक्त दूसरों को भी सराहना करे, दूसरों के भी सरोकार रखे। हम गांधी जी के स्वराज का यही अर्थ लगा सकते हैं कि भारत पर भारतवासियों का शासन हो और उस शासन में गरीब, अमीर, बदहल, सबसे कमज़ोर तबकों को भी प्रतिनिधित्व मिले। गांधी जी की दृष्टि में स्वराज का अर्थ केवल उपनिवेशवाद शासन की समाप्ति नहीं, बल्कि अस्पृश्यता और सामाजिक बुराइयों की भी समाप्ति है। गांधी जी इस दृष्टि से देखते हैं कि भारत एक स्वराज शासन होना चाहिए, भारत पर किसी का शासन नहीं होना चाहिए, नैतिकता पर लोग काम करें। और ये कह रहे हैं कि एकजुट होकर ले, लोगों के हितों में कार्य हो, राज्य आत्मविहीन हो, राज्य लोगों के हित में कार्य करे, अहिंसा का पालन करे। गांधी जी ने बताया है कि व्यक्ति को आत्मा की युक्ति बताया है, जबकि राज्य को आत्माविहीन, कि व्यक्ति के अंदर तो आत्मा है बट लेकिन राज्य के अंदर आत्मा नहीं है। गांधी जी उस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जो कम से कम हिंसा का प्रयोग करता है, परंतु इस बात का भी डर होता है उन्हें कि जो लोग राज्य या उनकी बनाई गई नीति से सहमत नहीं होते या राज्य के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो गांधी जी राज्य को कम से कम अधिकार देने के पक्ष में हैं। कह रहे हैं कि वो राज्य को कम से कम अधिकार देने के पक्ष में, कि राज्य को कम से कम अधिकार मिलने चाहिए। ज़्यादा अधिकार मिलेंगे तो वो हिंसा करेंगे या फिर अपने लोगों की जनता पर मतलब हुक्म जताएंगे। गांधी जी निजी स्वामित्व हिंसा को राज्य की हिंसा की अपेक्षा कम हानिकारक मानते हैं। गांधी जी के अनुसार आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होती। भाई आदर्श राज्य वो होगा जिसमें किसी को सत्ता की भूख नहीं होगी, वो अपने लोगों के लिए ऐसे ही खुद ही काम करेगा, क्योंकि आदर्श राज्य में कोई राज्य नहीं होता है। थारों की तरह जो गांधी जी हैं उन्होंने भी न्यूनतम राज्य को ही पसंद करते हैं भी, कि न्यूनतम से न्यूनतम हो। गांधी जी मानते हैं कि जो सरकार सबसे कम शासन करती है ना, वो सरकार सबसे ज़्यादा अच्छी कहलाती है। गांधी जी के व्यक्तित्व की भूमिका नागरिक समाज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गांधी जी ने जो है नागरिक समाज पर ध्यान केंद्रित किया है। व्यक्ति को राज्य की सत्ता का निर्णय करने तो उसका विरोध करने का भी अधिकार है, कि व्यक्ति राज्य सरकार की विरोध भी कर सकती है, उसको बना सकती है तो गिरा भी सकती है। गांधी जी के अनुसार सभी राज्य सत्ता और हिंसा का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंड भी देना चाहिए, और अगर अहिंसा का पालन करते हैं तो उन्हें सम्मानित भी किया जाना चाहिए। गांधी जी अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसी के पथ पर चलने के लोगों को अग्रसर करते हैं। अधिक से अधिक लोग भ्रामक आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रासंगिक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हिंसा की पुष्टि करते हैं। गांधी जी मानते हैं कि भय से बल प्रयोग का जन्म होता है। यदि अधिक से अधिक लोग भय से मुक्त हो जाएंगे तो बल प्रयोग अनावश्यक हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के प्रति वचनबद्ध रहना चाहिए। और इस बात पर यही बस इस पूरे इसमें क्वेश्चन में यही बताया हुआ है कि गांधी जी ने किस तरीके से बताया कि स्वराज हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच। आप पूरी वीडियो एंड तक देखा आपने, थैंक यू सो मच। इसके आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो 7 क्वेश्चन बचे हुए मैं पार्ट 2 में बना दूंगी बिल्कुल, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो फिर आपको भी शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो। आप पार्ट 3 में जाके देख सकते हैं सर्च करके। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए।